डियर स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही अगला एक पोर्शन डेट इज इनएडमिसिबल डिडक्शंस, ये बहुत ही अहम है और इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे अहम ये है और इसको याद करना है, रट्टा लगा लेना, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एडमिसिबल डिडक्शंस क्या होती हैं और इनएडमिसिबल क्या होती हैं। सो इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक जिसे हम अलाउ नहीं कर सकते, दैट इज अलाउड एज इनएडमिसिबल डिडक्शंस। ये खर्चे कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन चूंकि कानून में कह दिया गया है कि इनको एज एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करते, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। और चूंकि ये नेगेटिव लिस्ट है ऑफ एक्सपेंसेस, तो ये निस्बतन छोटी होती है एज कम्पेयर टू एडमिसिबल डिडक्शंस। तो कानून ने ये बता दिया कि ये वाले खर्चे हम माइनस नहीं करेंगे। इसके अलावा यार्ड स्टिक एक बता दी कि अगर कोई खर्चा है, एक्सपेंस है, फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस है, तो डैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इनको छोड़ते हुए बाकी सारे अगर एक्सपेंस हैं, बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो अलाउ कर दिए जाएंगे। तो ये क्या है? नंबर 1, टैक्स सेस आर रेट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं। सेस उस टैक्स को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता हो और उसी के लिए इस्तेमाल होता है, और रेट जो आपके लोकल टैक्सेस हैं उनको कहते हैं। सो एनी टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ द बिजनेस। अगर किसी और चीज पे लगा हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, दैट इज नॉट ऑन प्रॉफिट्स और गेन्स, दैट इज ऑन द प्रेमिसेस, तो वो एडमिसिबल होगा। लेकिन ऐसे टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की परसेंटेज की बेस पे जो लगते हैं, दोज आर इनएडमिसिबल डिडक्शंस। अमाउंट ऑफ टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम द पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टैक्स जब कोई दूसरा बंदा इससे काट लेता है, विदहोल्ड कर लेता है, तो इसके यहां ये डेबिट एंट्री होती है। किसी बंदे से पैसे लेने थे, उसने टैक्स काट के बाकी पैसे दिए, तो ये एक डेबिट एंट्री है। डेबिट एंट्री या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। तो जो टैक्स एट सोर्स आपसे कट गया, वो आपका खर्चा नहीं बल्कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। सो इट इज एक्चुअली एडवांस पेमेंट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। इट इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, so it cannot be treated as an expense, so it will not be allowed as deduction. Then any expenditure for which a person is required to withhold tax and the person either has not deducted or has deducted but not paid the tax. सैलरी पे करनी थी टू एन एम्प्लॉय एक सर्टन हद से ज्यादा, तो उस पे टैक्स काटने के बाद उसे अदा करना होता है। और अगर कानून पे अमल नहीं किया, बड़ा जेन्युइन खर्चा था, वैलिड खर्चा था, फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस था, लेकिन कानून ये कहता है कि आपने उस पे टैक्स काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अगर उस पे टैक्स काटा ना हो या काट के जमा ना करवाया हो, दोनों सूरतों में दिस एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस। Then commission paid or payable in respect of supply of goods listed in third schedule of the Sale Tax Act. सेल टैक्स एक्ट जब सेल्स उसकी बारी आएगी तो हम देखेंगे कि उसमें को 20-25 आइटम्स दिए हुए हैं जिन पे खास तरीके से सेल टैक्स लगता है। तो उन आइटम्स पे अगर कोई कमीशन पे की हो और ये कंडीशंस पूरी ना की हो, तो वो कमीशन विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। और कंडीशंस क्या है? नंबर 1, the commission exceeds 0.2% of the gross amount of the supplies of those products. Maximum 0.2% तक का खर्चा अलाउ है। And the person to whom commission is paid or payable is not appearing in active taxpayer list under the income tax ordinance. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एक लिस्ट FBR हर साल जारी करता है, जिसे ATL या एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट कहते हैं। अगर कोई बंदा जिसको ये कमीशन दी जा रही है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है या कमीशन एक्सीड्स 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सप्लाईज, तो दिस मच विच एक्सीड्स, जितनी बढ़ जाएगी उतनी विल बी इनएडमिसिबल एंड नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ये हमने पहले भी कहीं जब
थोड़ा सा पढ़ा था AOPs के हवाले से, उसमें ये चीज़ देखी है कि एनी पेमेंट मेड बाय एन AOP टू इट्स मेंबर्स फॉर प्रॉफिट एंड डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और एनी अदर रेमुनरेशन। जब एसोसिएशन ऑफ पर्संस की हम टैक्सेशन कर रहे होंगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट सिर्फ उससे रिलेटेड है, बाकी बिजनेसेस पे ये अप्लाई नहीं होता है। एज पर पार्टनरशिप डीड्स वो कोई भी चीज़ आपस में एग्री कर सकते हैं कि फलां बंदे को उसने अगर फालतू पैसे दिए हैं तो इतना उसे उस पर प्रॉफिट एंड डेट देंगे, ये काम अगर करेगा तो उसे ब्रोकरेज या कमीशन देंगे, ये काम अगर वो दफ्तर में बैठ के मैनेज कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे हैं तो इसको सैलरी देंगे। सो किसी भी किस्म का रेमुनरेशन, ये 5 किस्म की जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर इट इज़ पेड बाय एन AOP टू इट्स मेंबर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द AOP। Then expenditure of a non-resident business on account of head office expenses, ये एक लिमिट दे दी है नीचे फार्मूले की शक्ल में जो आपके पास मौजूद है। टोटल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल वर्ल्ड टर्नओवर सेल्स, उस कंपनी की पूरी दुनिया में जितनी टर्नओवर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद टर्नओवर इन पाकिस्तान, तो ये जो फिगर मिलेगी इट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी अलाउड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर अगर कोई पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं और हेड ऑफिस मुल्क से बाहर है, वहाँ जो खर्चे किए हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को अंडर ए सर्टन फार्मूला तमाम ब्रांचेस पे सेपरेट कर दिया जाता है ताकि हर एक की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए कि कितनी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर कोई बिजनेस पाकिस्तान में मौजूद है, उसका हेड ऑफिस मुल्क से बाहर है, तो उन्होंने यहाँ भी एलोकेट किए होंगे, जो अपने फार्मूले के हिसाब से उन्होंने एलोकेट किए वो ठीक समझे जाएंगे, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो इस फार्मूले के तहत जो फिगर आएगी, इट मीन्स कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन टर्नओवर। सो टोटल वर्ल्ड टर्नओवर ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर इन पाकिस्तान, इस फार्मूले के तहत जो आप चीज़ निकालेंगे तो दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी अलाउड एज डिडक्शन। इससे अगर ज़्यादा कोई हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर एलोकेट किए गए होंगे तो वो इनएडमिसिबल हो जाएंगी। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इसके लिए अलहदा से एक रूल भी मौजूद है जो आपके सिलेबस में है, रूल 10। ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है 6 खर्चों की, ये खर्चे एडमिसिबल हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से। इससे हट के अगर किसी चीज़ पे खर्च किए होंगे तो वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे। कौन से एडमिसिबल हैं? एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस, एंटरटेनमेंट है, गेस्ट आ रहे हैं बिजनेस के, उन्हें आप एंटरटेन कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, एडमिसिबल है। इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन और लोकल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अलाउड एज एक्सपेंस। एक्सपेंस एट द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, जो सरकारी मीटिंग्स हो रही हैं उस पर जो कुछ खर्च हो रहे हैं। देन एट द ओपनिंग ऑफ branches and on entertainment of persons related directly to business। ये स्लाइड में डुप्लीकेशन हो गई थी तो आप इसको खत्म कर दीजिएगा। अच्छा, एंटरटेनमेंट जो हमारे यहाँ नॉर्म्स हैं ऑफ पाकिस्तान, उसको सामने रखते हुए जो रीजनेबल एक्सपेंसेस की होंगे दोज आर अलाउड एज एक्सपेंस, और बाकी जो है वो नहीं होंगे। और ये नॉर्म्स पाकिस्तान के देखने हैं, किसी और मुल्क के नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में से श्रीलंका ले लेते हैं, वहाँ शराब एंटरटेनमेंट के लिए अलाउड है, रूटीन का है, उसकी सोसाइटी के नॉर्म्स उसकी नफ़ी नहीं करते। तो वहाँ अगर वो एक्सपेंस होगा, फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस होगा, तो दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन वही जब पाकिस्तान में आता है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून और नॉर्म्स के ये अगेंस्ट है, तो दिस एक्सपेंस विल नॉट बी एडमिसिबल एक्सपेंस, इट विल बी इनएडमिसिबल। देन ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के हवाले से कि जी पेमेंट सारी की सारी थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हों, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हों, या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रही हूँ,
उसको इंश्योर करने के लिए ये वाली प्रोविजन डाली गई है जो इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। एनी एक्सपेंडिचर पेड बाय एन इंडिविजुअल और एओपी, कंपनीज के लिए अलहदा से क्लास है और उस क्लास को LA हम कहते हैं, ये क्लास L है ऑफ सेक्शन 41। तो वो हम LA जो है जो कंपनीज के लिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो एक्सपेंडिचर पेड बाय AOP आर इंडिविजुअल अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड, मिसाल के तौर पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सिंगल अकाउंट हेड है, लेजर की पूरे साल की अगर आप देखते हैं एक्सीडिंग ₹250,000 इन एग्रीगेट, पूरे साल का खर्चा उस अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा हो, shall be inadmissible if the payment is not made through a cross check or a bank draft। लेकिन ये चंद ट्रांजैक्शन है जिस पे ये अप्लाई नहीं होता। 1, a single transaction not exceeding ₹25,000। एज्यूम करें कि एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही ले लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका साल पूरे का खर्चा 3 लाख रुपए है। अगर पूरे साल का खर्चा 3 लाख रुपए है और सारे का सारा कैश पेमेंट कर दिए, कोई क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं की, कोई पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू नहीं की, डायरेक्ट एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाले, सारे के सारे। अब इसमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हैं। एज्यूम करते हैं कि एक ट्रांजेक्शन जो है ट्रांजेक्शन 1 वो ₹40,000 का है, ट्रांजेक्शन 2 जो है वो 20,000 का है और बाकी सारे इससे छोटी अमाउंट्स के। बड़ी अमाउंट्स की ये 2 पेमेंट्स हैं, एक 40,000 की, एक 20,000 की, बाकी सारे खर्चे इससे कम अमाउंट के हैं। तो सिर्फ वो वाली अमाउंट इनएडमिसिबल होगी जो 25,000 से ज्यादा की है। इसका मतलब ये कि 3 लाख में से सिर्फ ये 40,000 रुपये का खर्चा इनएडमिसिबल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे एडमिसिबल होंगे। इस चीज की बिना पे कि थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट पेमेंट नहीं की। नॉर्मल क्या हुआ कि क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करनी है। अगर किसी अकाउंट की पूरे साल की अमाउंट एग्रीगेट 2.5 लाख से ज्यादा है और उसका जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 25,000 से ज्यादा है तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। देन यूटिलिटी बिल्स, कैश पे करें, बैंक के थ्रू करें, जैसे करें, एडमिसिबल। फ्रेट चार्जेस, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज। देन पेमेंट मेड टू डिस्चार्ज एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कानूनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी थी, जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, जैसे टैक्सेस पे करने हैं, फीस पे करनी है, वो किसी भी तरीके से पे कर दें, कैश कर दें, बैंक के थ्रू कर दें, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कर दें, वो वैलिड है, उस पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। And any amount credited by direct transfer to an employee's bank account for reimbursement of expenses incurred on behalf of the taxpayer। अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के लिए कुछ खर्चे किए हैं और वो उसको रीइंबर्स हो जाते हैं, और रीइंबर्समेंट कैसे होती है कि ये डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पैसे, तो इस पे भी ये प्रोविजन, ये इनएडमिसिबिलिटी वाली अप्लाई नहीं होगी। Then any payment of salary exceeding ₹25,000 per month, if not made through a crossed check or transfer to the employee's bank account or through digital mode। बुनियादी मकसद वही है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि एक बंदे का अगर एक्सपेंस हो रहा है तो दूसरे बंदे की इनकम है, तो एक बंदे के बैंक अकाउंट से दूसरे बंदे के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। तो सैलरी 25,000 रुपये तक अगर आप कैश में पे कर दें तो कोई मसला नहीं। 25,000 से ज़्यादा की अगर सैलरी आप कैश में पे करते हैं देन दी होल ट्रांजेक्शन विल बी इनएडमिसिबल। फ़र्ज़ करें कि ये 30,000 रुपये की सैलरी थी और कैश पे कर दी, तो ये नहीं करेंगे कि 5,000 रुपये इनएडमिसिबल होगा, बल्कि पूरा ट्रांजेक्शन ऑफ ₹30,000 will be inadmissible if it is not paid through banking instrument। Then any contribution to an unrecognized or unapproved provident fund, pension fund, superannuation fund और gratuity fund, ये सारे के सारे फंड जो हैं ये एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सुपरएनुएशन रिटायरमेंट के बाद की, एक सर्टन एज के बाद की जो रिटायरमेंट एज है उसके हवाले से।
तो अगर तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिए हैं किसी ऐसे फंड को विच इज रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड, ये हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रिकॉग्नाइज से क्या मुराद है, रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो अगर ये रिकॉग्नाइज्ड है, उसको कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो फिर इट विल बी ए वैलिड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। और अगर ये फंड रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, प्रोविडेंट फंड या पेंशन या ग्रेचुटी या सुपरएनुएशन फंड अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसको दिया हुआ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर will be inadmissible, will not be allowed as expense while computing income of the employer. Then any contribution to any provident or other fund, if the person has not made effective arrangements for deduction of tax at source at the time of payment out of such funds. अगर इस फंड से जब पैसे मिलने हैं एम्प्लॉय को और वो टैक्सेबल है, जैसे हमने पढ़ा था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, तो जब पेमेंट होनी है टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अगर उस पर टैक्स लगना है, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट करे कि उसने टैक्स उस पर काटना है। इसका मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन वाजी होने चाहिए जिसके मुताबिक उस वक्त तक फाइनल सेटलमेंट उस बंदे की ना हो जब तक उस पर जो ड्यू टैक्स है वो ना काट लिया जाए। अगर ऐसे अरेंजमेंट नहीं किए हुए तो फिर फंड को कंट्रीब्यूशन, चाहे वो अप्रूव्ड ही फंड क्यों ना हो, उसको अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो डैट विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। देन एनी डोनेशन टू एन अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, डोनेशन बुनियादी तौर पे टैक्स क्रेडिट्स की कैटेगरी में आते हैं, इस पे डायरेक्ट खर्चे के तौर पे अलाउ नहीं होते हैं। तो डोनेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, इट विल नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। रादर अगर ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है तो फिर इस पे टैक्स क्रेडिट हम देखेंगे और टैक्स क्रेडिट जैसे अलाउ होगा उस तरीके से किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एनी प्रोविजन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। प्रोविजन आप जानते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये नंबरिंग को जरा कंटिन्यू कर लीजिएगा पीछे से। पीछे था 12 तो ये 13 हो जाएगा और इसी तरीके से आगे चलेगा। तो प्रोविजन अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक तो ठीक हो सकती है एंड दैट इज अलाउड एज एक्सपेंस, लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी जरा ध्यान में रखिएगा, इट इज ए प्रोविजन अंडर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज ए प्रोविजन, that is not allowed as expense, that is termed as accounting depreciation, is inadmissible। लेकिन कुछ देर पिछली हमने जो एपिसोड थी उसमें पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल्स अगर होगी तो दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। सो दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन विच इज अलाउड अंडर द लॉ, या उसे हम टैक्स डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। सो प्रोविजन किसी भी शक्ल में हो, दैट इज इनएडमिसिबल। देन एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि टैक्स लगना है इनकम पे और अप्रोप्रिएशन इनकम निकलने के बाद के ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इसमें कहा हुआ कि डिविडेंड्स हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है या कैपिटलाइजेशन इन एनी वे है, दिस इज appropriation of profit. Appropriation of profit is not allowed as expense. Then any expenditure in the nature of fine or penalty. Fines और penalties expense नहीं गिने जाएंगे, admissible नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो रेड में लिखा है इसको इंतहाई अहमियत देनी है, ये खास तौर पे ध्यान में रखना है। ये फाइन्स पेनल्टी किस चीज के लिए? फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन। इन तीनों के अलावा लॉ, रूल, रेगुलेशन, इन तीनों के अलावा किसी और पे होने वाला फाइन विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। मिसाल के तौर एक लफ्ज लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने कहीं पढ़ा होगा लॉस में, कमर्शियल लॉस में। वो क्या है कि
दो पार्टीज आपस में एग्री करते हैं कि फलां पर्टिकुलर डेट तक आपने ये माल मुझे इस मिकदार में इस रेट पे देना है, और अगर इस तारीख तक ना दे सकें तो मुझे नुकसान होगा, आपने मुझे इतना हर्जाना भरना, इतना नुकसान के पैसे देने, ये फाइन होगा आप पे। वो चूंकि किसी लॉ, रूल या रेगुलेशन के ताबे नहीं है, वो एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टीज, तो दैट विल बी एडमिसिबल, दैट इज ए नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी पे कोई फाइन या एडिशनल पैसे आपको देने पड़ गए हैं या पेनल्टी देनी पड़ गई है, तो दैट इज इनएडमिसिबल। सो इनएडमिसिबल क्या होंगे? पेनल्टी है किस चीज के लिए? फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन। देन एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर एसेट परचेज कर लिया, तो ये हमें पता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें जाती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ, इस पे जो डेप्रिसिएशन है एज पर टैक्स रूल्स वो अलाउ की जाएगी। देन एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, हमने बेसिक चीज पढ़ी थी कि एडमिसिबल वो है विच इज फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस, एंड इफ इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस it will not be allowed as expense. Then any expenditure on account of utility bills in excess of such limit and in violation of such conditions as may be prescribed. और अभी तक गवर्नमेंट ने को प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसलिए ये अभी तक वैलिड नहीं है, कानून में मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द इनएडमिसिबल डिडक्शंस, बट चूँकि FBR हैज़ नॉट टिल टुडे प्रेस्क्राइब्ड, तो ये एक सिर्फ लीगल प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने रखा है कि अगर हम इससे ज़्यादा कोई यूटिलिटी बिल्स पे करेंगे तो उसे भी हम खर्चा नहीं मानेंगे। तो ये बहुत ही अहम एरिया हमारा अभी कवर हुआ, दैट इज इनएडमिसिबल डिडक्शंस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के हम बाकी जो प्रोविजंस हैं इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।